हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट एक नहीं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा नेशनल इनकम का। ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक नेशनल इनकम का पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल पोर्शंस जितने हैं वो कवर कर चुके हैं। अब बारी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का। हम शुरुआत करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से और धीरे धीरे करके पूरे एडवांस वर्जन पर हम जाएंगे। नेशनल इनकम को पूरा कंप्लीटली एकदम बेस्ट तरीके से हमें सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन का कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी गलत नहीं होना चाहिए। विथ प्रेजेंटेशन, कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है जिससे कि फुल मार्क्स तुम्हें मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लेना। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपने जो भी जहां पर भी तुम पढ़ते हो उसको उस नाम व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स की। कुछ तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसमें से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीशिएशन। बेसिकली मैं बोलूं तो इस कॉन्सेप्ट को डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है ये तो तुम्हें मालूम ही है, तुम अकाउंट्स पढ़े हो ऑलरेडी, अकाउंट्स के बच्चे हो, अकाउंटिंग तुम्हें आता है, तो डेप्रीशिएशन तुम्हें पता है ऑलरेडी क्या होता है। तो मैं डेप्रीशिएशन क्या होता है वो एक बार फटाफट से बता देता हूं, फिर हम चलेंगे डेप्रिसिएशन का हमें क्या करना है नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज मशीन, ये इन्वेस्टमेंट का बात हो गया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले जो एसेट का वैल्यू होता है उसे हम ग्रॉस एसेट बोलते हैं या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं अगर एग्जांपल दूं, मान लो मैं एक एसी खरीदा, कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। नेक्स्ट ईयर एसी के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो इस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो नेट वैल्यू एट द ईयर एंड कितना बचेगा? ये 50,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 45,000। तो इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस, ये हो गया डेप्रिसिएशन और ये हो गया नेट। क्लियर है बात? तो ग्रॉस, डेप्रिसिएशन, नेट, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका हम नेशनल इनकम चैप्टर में क्या करेंगे। ठीक है, देखो कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक। नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन में नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक इन अ पीरियड इज टर्म्ड एज, इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे अभी मैं तुम्हें बताया, जब भी हम किसी ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू होता है नेट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन के और बहुत सारे नाम हैं, वो सबके बारे में पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन जिसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? अगर मैं मान लो एक एसी लगाया हूं, यहां पर मेरे क्लासरूम के अंदर मैं एक एसी लगाया हूं। एसी जब मैं खरीदा वो मैं 50,000 में खरीदा था, लेकिन सालों साल अगर चलते जाएगा एसी तो धीरे धीरे एसी पुराना होते जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेयर एंड टियर। नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब होता है जैसे ही हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो वो नॉर्मली धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होते जाता है, वो पुराना होने लगता है। विथ पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एसेट पुराना होते जाएगा उसका वैल्यू मार्केट में ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मुझे पता है कि 3 साल का ही लाइफ होता है, 3 साल बाद एसी खराब हो जाता है, तो उस केस में उसको मैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलूंगा। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नहीं है, देखो नाम में लिखा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब मुझे पता है जो चीज। अनएक्सपेक्टेड का मतलब मुझे नहीं पता है। अब मान लो आग ही लग गया, क्या ये मुझे पता था कि एसी में आग ही लग जाएगा बोल के? नहीं। अगर आग ही लग गया, फायर, लॉस फ्रॉम फायर, फायर की वजह से लॉस हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। ठीक है, अगर नॉर्मली एसी का लाइफ ही 3 साल होता है, 3 साल बाद वो खराब हो गया, मुझे फेंकना पड़ा एसी को, तो दिस इज माय एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मुझे पता था ये चीज। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अचानक से कुछ हुआ, मुझे पता नहीं था, और उसे हम लोग अनएक्सपेक्टेड, उसको हम कैपिटल लॉस बोलेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलो तो ग्रॉस वैल्यू इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू नेट, किसी भी तरीके से लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, और डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम दिया है शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, देखो ग्रॉस और नेट, अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, और अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस डिप्रिसिएशन करेंगे। क्लियर है बात? चलो, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, डेप्रिसिएशन का कुछ नाम है। अक्सर जो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करता है, उसके जगह कुछ और नाम यूज करता है। पहला है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फर्स्ट जो नाम है वो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तीसरा नाम है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो तीनों नाम को याद रखना है, अगर तीनों में से कुछ भी दिया है इसका मतलब तुम्हें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। एक तो नॉर्मल वेयर एंड टियर के लिए, नॉर्मली एसेट को हम यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे पुराना होगा, वो नॉर्मल वेयर एंड टियर, दाग लग जाएगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे, पुराना होते जाएगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल वेयर एंड टियर। कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। ठीक है, दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, पुराना होते जाएगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। एसी जितना पुराना होगा वैल्यू उतना ज्यादा कम होगा। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। और आखिरी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि हमें पता है कि एसी कुछ सालों में खराब हो जाएगा, ये मुझे पता है, और जो चीज मुझे नहीं पता है, मान लो चोरी हो गया या आगी लग गया, इस प्रकार का कोई इंसिडेंट हुआ जो मुझे नहीं पता है, जो अनएक्सपेक्टेड है, उसे हम कैपिटल लॉस बोलेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आल्सो डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्लियर है बात? चलो आते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट में। पहला कॉन्सेप्ट हमारा डेप्रिसिएशन का कंप्लीट हुआ। डेप्रिसिएशन का हम क्या करेंगे, ग्रॉस से अगर नेट निकालने बोलेगा तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट से ग्रॉस निकालने बोलेगा तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। बस हमारा काम इतना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? एनआईटी देखो, कोई भी प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, ठीक है, ये फैक्ट्री है, यहां पे प्रोडक्ट बनने के बाद पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, फैक्ट्री के ओनर ने अपना मार्जिन भी उसमें जोड़ लिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए। मार्केट में जब ये जाएगा, मार्केट में जब ये जाएगा तब क्या लग जाएगा इस पर, प्लस जीएसटी लग जाएगा। कितने परसेंट का? 18% का, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो मार्केट में इस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 18% ऑफ 100 इक्वल्स टू 118। तो प्रोडक्ट का प्राइस, मतलब अगर मैं बात करूं फैक्टर प्राइस, फैक्ट्री प्राइस का एक और नाम होता है फैक्टर प्राइस। ठीक है, अगर मैं फैक्टर प्राइस बोलूं, फैक्टर प्राइस कितना था, 100 था, इस पर क्या ऐड हो गया, प्लस जीएसटी ऐड हो गया। गवर्नमेंट अगर हमसे कोई टैक्स ले रहा है तो जीएसटी ऐड हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कोई हमें सब्सिडी दे रहा है, जैसे कि गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देता है, तो उस केस में जीएसटी नहीं है, तो सब्सिडी अगर दे रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, तो जीएसटी के साथ माइनस कर देंगे सब्सिडी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उसका मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो इस वाले क्वेश्चन में फैक्टर प्राइस था 100, जीएसटी था 18 रुपए, सब्सिडी था 0 क्योंकि इस प्रोडक्ट पर कोई सब्सिडी था नहीं गवर्नमेंट का, इक्वल्स टू हमें मिल गया 118 मार्केट प्राइस। तो हम नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, एनआईटी किसको बोलते हैं, ये दोनों को मिलाकर एनआईटी बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी माइनस सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर एनआईटी बोला जाता है। तो हमारा काम क्या है, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालने बोलेगा
तो हम क्या करेंगे, प्लस NIT, बात खत्म। हम NIT को प्लस कर देंगे। और या तो अगर हमें MP से FC निकालने बोलेगा, मार्केट प्राइस से बैक कैलकुलेशन करके फैक्टर प्राइस निकालो बोलेगा, तो हम सिंपली माइनस NIT कर देंगे। और ये NIT क्या होता है, NIT तो तुम्हें पता चल गया, NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है बात? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अभी तक हम दो कॉन्सेप्ट पढ़े, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़े फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट करेंगे हम NIT के थ्रू। आ जाओ बुक में आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है इसके साथ में, वो देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला बन गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्सेस which are imposed by the government on production and sale of goods and services, for example goods and service tax। indirect tax क्या बोलते हैं, जो GST होता है वो indirect tax होता है। सब्सिडी कभी कभार किसी किसी प्रोडक्ट में गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देता है, जैसे कि गैस सिलेंडर पर हमें सब्सिडी मिलता है। तो सब्सिडी अगर है तो सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड। इन इंडिया LPG सिलेंडर इज सोल्ड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। क्लियर है बात? चलते हैं आगे। आगे क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तुम समझो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब है MRP, जो मार्केट में बिकेगा जिसमें प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में किसका फर्क होगा, टैक्सेस का फर्क होगा और सब्सिडीज का फर्क होगा। अगर टैक्सेस है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर सब्सिडी है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट, इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं इसको मानकर चलता हूं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और दूसरा है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो हमारा MRP, जिस प्रोडक्ट पर मार्केट में प्राइस प्रोडक्ट बिकेगा। इट इंक्लूड्स द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स द सब्सिडी। फॉर्मूला बनाएंगे, मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो हम फैक्टर कॉस्ट पर क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर मार्केट प्राइस से हमें वही सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो माइनस कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। चलो सिंपल केस में आते हैं। मैं ये अच्छा ये डायग्राम देख लो, क्लियरली दिख रहा है आराम से। अगर तुम्हें मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या करोगे तुम, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे। और फैक्टर कॉस्ट दिया है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दोगे। क्लियर है बात? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना है या नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। आ जाओ कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स 0 दिया हुआ है, सब्सिडी 100 दिया हुआ है, NIT निकालना है, तो 0 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 100। सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 250, सब्सिडी दिया हुआ है 0, तो 250 माइनस 0 इक्वल्स टू 250। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 200, सब्सिडी दिया हुआ है 120, तो 200 माइनस 120 इक्वल्स टू 80। क्लियर है बात? ठीक है, चले आगे। यस सर। नेक्स्ट आता है और आखिरी कॉन्सेप्ट आता है हमारा NFIA। व्हाट इज NFIA? अभी तक हम दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़े। एक था डेप्रिसिएशन, क्या करते थे डेप्रिसिएशन का, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालना है तो माइनस करेंगे, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या करते हैं हम लोग, अगर फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और वहां से हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे। और अगर हमें मार्केट प्राइस दिया है और बोला है बैक कैलकुलेशन करके फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो हम क्या करेंगे, NIT को माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? अब आखिरी कॉन्सेप्ट आता है NFIA। व्हाट इज NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब्रॉड का मतलब फॉरेन कंट्री, अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन, ठीक है।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब NFIA थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। देखो, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में फीफा के नाम से जानते हैं, फीफा के नाम से जानते हैं, और एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम शॉर्ट में फीटा के नाम से जानते हैं। तो फीफा और फीटा क्या होता है? सबसे पहला फीफा क्या होता है? मान लो मेरा डोमेस्टिक इनकम है 5,000 रुपए, मैं इंडिया के अंदर में जॉब करता हूं और इंडिया से मुझे सैलरी मिलता है 5,000 रुपए, प्लस मेरा एक घर यूएस में है जहां से मुझे 3,000 रुपए का रेंट मिलता है, टोटल इनकम हो गया 8,000 रुपए। ये जो 3,000 रुपए ये मेरे लिए क्या है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से मुझे पैसा मिल रहा है, मतलब मेरा वो इनकम जो इंडिया के अंदर जनरेट नहीं हुआ, जो किसी और कंट्री में जनरेट हुआ और वो मुझे मिल रहा है, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर फीफा, FIFA। और दूसरा है फीटा। फीटा क्या होता है? फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं कोई पेमेंट किसी फॉरेनर को कर रहा हूं, मान लो मेरा यहां पर सैलरी इनकम है 50,000 रुपए और मैं हर महीने 5,000 रुपए किसी फॉरेनर को पे करता हूं, तो 5,000 रुपए मेरे लिए क्या होगा? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। तो हम NFIA कैसे निकालेंगे? फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो पैसा हमें मिला, माइनस जो पैसा हम दिए, फैक्टर इनकम जो हम लोग पे किए, जो हमें मिला माइनस जो हम पे किए, दोनों को माइनस कर देंगे तो NFIA आ जाएगा। NFIA का हम क्या करेंगे? NFIA का हम नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का ट्रीटमेंट करके कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम नेक्स्ट में उसको समझेंगे, ठीक है। आओ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न्ड by the normal resident of a country from rest of the world in the form of wages, salary, interest, rent, dividend, retained earnings, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो पैसा हमें मिला, और टू अब्रॉड मतलब जो पैसा हम किसी और कंट्री वाले को पे किए, तो ये आ गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम और टू मेरे हिसाब से समझ में आ गया, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब NFIA का हमें क्या करना है? NFIA का हमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ट्रीटमेंट करना है। नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। मतलब मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं, अगर तुम्हें डोमेस्टिक दिया हुआ है और तुम्हें नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया है और नेशनल निकालना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? प्लस NFIA को प्लस कर दोगे। और अगर तुम्हें नेशनल दिया हुआ है और तुम्हें डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस NFIA कर दोगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक, अगर नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक प्लस NFIA, और अगर वही चीज उल्टा कर दे, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल माइनस NFIA, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, देयर आर मेनली 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, अच्छा ये काम कर सकते हो, यू कैन स्किप दिस, you can skip this part because it is not relevant to this portion। ये अगेन तुम्हारा आगे जाकर आने वाला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये पोर्शन को स्किप करता हूं। तुम ये मत समझना कि सर कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ चीजों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आगे इसको ऑटोमेटिकली कवर करवा दूंगा जब हम आगे जाकर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं अभी तुम्हें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई और ये सब बताने लग जाऊं तो तुम्हें ये टॉपिक डिफिकल्ट लगने लगेगा। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें क्या समझना है? फीफा माइनस फीटा, NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा कर लेंगे हम लोग। NFIA का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल निकालना है तो प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस करेंगे। क्लियर है बात? चलते हैं आगे। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर्मूला नंबर 2 भी हमारे फिलहाल किसी काम का नहीं है, तो कैलकुलेशन फॉलोइंग केसेस, हाँ सॉल्यूशन, कुछ केसेस है ये हम लोग कर सकते हैं। आ जाओ ये करते हैं। NFIA इन द फॉलोइंग केसेस, NFIA निकालना है। फर्स्ट, कोई भी आंसर नहीं देखना, ठीक है, अच्छे बच्चे आंसर नहीं देखेंगे। मैं क्या
सर हम तो देख लिए तो नालायक को देखो और क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तुम नालायक हो, तुम्हें अपने आप को समझना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं। गलती से मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हैं, और अगर तुम अच्छे बच्चे हो, नालायक नहीं हो, तो तुम अपने आप से करोगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, मतलब फीफा कितना दिया हुआ है, FIFA कितना दिया हुआ है 500, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया है 300। फीटा बताओ NFIA क्या होगा, NFIA इक्वल्स टू 500 माइनस 300 इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा पहला 200। नेक्स्ट सेकंड आंसर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है 250, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 620, तो 250 माइनस 620 कितना आएगा, देख लो जो भी आंसर आएगा। 650 माइनस फ्रॉम इक्वल्स टू 370, माइनस 370 माइनस 370। नेक्स्ट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है खाली 150, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 है, तो 0 माइनस 150 कितना हो जाएगा, माइनस 150, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ -50, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस मतलब 0 माइनस ऑफ -150, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 150। क्लियर है बात। तो ये हमारा टोटल टॉपिक हो गया आज के क्लास के लिए। हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, क्या क्या, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर पढ़े NIT, और फिर पढ़े NFI, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज के क्लास में हम पढ़े, और तीनों टॉपिक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल को अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।